हेलो व्यूअर्स, मैं आपको आज समास लेसन समझाऊंगा। लेकिन लेसन समझाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप समास लेसन को समझ पाएंगे और जो 4 नंबर एग्ज़ाम में आएंगे उसके सही आंसर आप निकाल पाओगे। यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको MCQ आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से सही ऑप्शन आपको ढूंढ के उसका आंसर निकालना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा। शॉर्ट रास्ता है नहीं जिससे कि आप 5 मिनट में वीडियो देखेंगे और समझ जाएंगे और आंसर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि 5 मिनट में आपको समझा देगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तभी काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास का मतलब क्या है। समास का मतलब होता है कि संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना। समास का मतलब है छोटा करना। कोई भी चीज़ को हम छोटा कर दे तो उसी को समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, रसोई के लिए घर। एक बड़ा वाक्य है, इसको अगर हम छोटा कर ले तो एक शब्द हम बना सकते हैं और वो हो जाएगा रसोई घर। रसोई घर हम बना सकते हैं। तो ये जो रसोई घर बना, छोटा हम लोगों ने कर लिया, तो इसी को कहते हैं समास। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग समास कहते हैं। तो आई बात समझ में कि समास का मतलब क्या हुआ? संक्षेप करना, छोटा कर देना। किसी भी बड़े वाक्य को छोटा करके एक शब्द बना देना ही समास कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी कि एक से ज़्यादा जो शब्द है, जो आपस में जिनमें कोई संबंध है, उनको छोटा कर देना ही समास कहलाता है। इसके बाद आपको समास पद समझना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो तब भी आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समास पद समझिए, क्या है समास पद? तो यहाँ पर क्या है कि संक्षेप की प्रक्रिया द्वारा पद को छोटा करने को समास पद कहते हैं। मैंने जो कहा कि हमने छोटा कर दिया, इसी प्रोसेस को समास पद कहते हैं। तो समास पद कौन सा है? वो इंडिविजुअल वर्ड है जो हमें मिला। जैसे राजमहल, जैसे रसोई के लिए घर से हमने रसोई घर बनाया, वैसे ही एक लंबे वाक्य से हमने राजमहल बनाया। अब यहाँ पर भी एक बात है कि राजमहल वर्ड का 2 भाग है, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला जो पार्ट है वो उसको बोलेंगे पूर्व पद, जैसे कि राज, और दूसरा जो भाग है उसको बोलेंगे उत्तर पद, जैसे कि महल। अब यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए राजमहल वर्ड दे दिया और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इसका उत्तर पद क्या है, और ऑप्शन दे दिया राज, दूसरा ऑप्शन है महल, तीसरा ऑप्शन है राजा महल, चौथा ऑप्शन होगा राजा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? महल, उत्तर पद। तो ऐसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है बातें समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समस्त पदों के खंडों को अलग अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो लंबा वाक्य, जिस लंबे वाक्य से हमने एक छोटा वर्ड बनाया, उसी लंबे वाक्य को समास विग्रह कहते हैं। उसका एक पर्टिकुलर नाम है समास विग्रह। जैसे उस शब्द को हम लोग समास पद कहते हैं, उस वाक्य को हम लोग कहते हैं समास विग्रह। तो इन शब्दों को आपको याद रखना होगा, इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड है, उसके विग्रह नीचे दिए हुए हैं, अंडरलाइन करके मैं दे रहा हूँ। अब 5 अलग अलग विग्रह यहाँ पर देखिए। पाँचों जो समास विग्रह है सब में थोड़ा सा डिफरेंस है। देशभक्ति के लिए जैसे देश के लिए भक्ति, दूसरा है नीला है जो कमल, नील कमल के लिए, तीसरा त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, चौथा ऊंच नीच, ऊंच और नीच, और 5वां है यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो इसमें देख सकते हैं कि हर जो विग्रह है, हर विग्रह का डिफरेंस है, हर विग्रह अलग अलग तरह का है। पहले वाले विग्रह में कैसे लिखा हुआ है? देश के लिए भक्ति। दूसरे वाले में है नीला है जो कमल, तीसरा है 3 वेणियों का समूह, फोर्थ में है ऊंच और नीच, और पाँचवें नंबर में है क्रम के अनुसार। हर विग्रह को बनाने का अपना एक तरीका है। पहले वाले में के लिए यूज़ हुआ, दूसरे वाले में है जो यूज़ हुआ। तो ये कैसे है, क्या होता है, कैसे हम समझ पाएंगे, ये बातें आगे आपको पता चलेगी। पहले देख लीजिए समास के कितने भेद है? 6 भेद है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 समास है। समास 6 के 6 आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तत्पुरुष समास समझाऊंगा। अव्ययीभाव समास अभी नहीं समझाऊंगा, इसका भी कारण है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके बाद कर्मधारय, फिर द्विगु,
फिर द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अंत में अब मैं आपको समझाऊंगा अव्ययीभाव समास। इसका रीज़न है, क्योंकि देखिए सबका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इसको बाद में समझाने का भी एक रीज़न है जो आपको पता चलेगा। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए और समझिए, तभी जाके ये 4 नंबर जो है आपके हाथ में आएंगे। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आते रहे तो आपको पता चलता रहे और आप देख सकें। तो तत्पुरुष समास देखिए क्या है। तत्पुरुष समास में पहले जैसे कि एक समास पद देखिए देशगत। अब इसका विग्रह क्या है? देश को गत। दूसरा देखिए रोग मुक्त, इसका विग्रह है रोग से मुक्त। तो इसमें आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि इसमें जो विग्रह है, विग्रह के बीच में को, से, के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए पथ भ्रष्ट, इसमें भी है पथ से भ्रष्ट। तो देश को गत में को है, रोग से मुक्त में से है, बस के लिए में के लिए है। तो ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो इसकी पहचान है, तत्पुरुष समास की पहचान है। तत्पुरुष समास को हम ऐसे ही पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब जो चीज़ें हैं वो है कारक है। देश को गत, को, से, के लिए, से, की, मैं, ये सब कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब कारक चिन्ह था। इन कारक चिन्हों का इस्तेमाल तत्पुरुष के विग्रह में होता है। देखिए तत्पुरुष समास की रचना में परसर्गु का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। लोप यानी कि वो हट जाता है, तभी जाके समास पद बनता है। जैसे राजमहल, अब पहले वाला ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि देशगत, देश को गत, इसमें को हटा दे, रोग मुक्त से हटा दे। उसके बाद राजमहल, राजा का महल, तो का हटा दे तो क्या बन जाएगा? राजमहल। तो ऐसे जो परसर्ग है का, से, में, पर, इन सबको हटा देने पर हमको तत्पुरुष समास मिल जाता है। तो अब देखते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य या पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको विशेषण तथा विशेष्य और उपमान तथा उपमेय का मतलब पता होना पड़ेगा, तभी आप कर्मधारय समास को समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो विग्रह है वह है प्रधान है जो मंत्री। अब इसके बाद और भी है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का है पीत है जो अंबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पूर्व पद में देखिए प्रधान लिखा हुआ है और उत्तर पद में मंत्री, तो यहाँ पर एक जो है वो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। यानी कि एक वस्तु जो है दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे प्रधान वर्ड जो है वो मंत्री की विशेषता बता रहा है कि मंत्री कैसा है। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में पीत प्लस अंबर, जिसका समास विग्रह हो जाएगा पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर। पीला है जो अंबर अर्थात पीले हैं जो कपड़े। तो यहाँ पर अंबर का जो विशेषण है वो हो जाएगा पीत, यानी कि अंबर पीला है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसा मिलता है जहाँ पर एक विशेषण और दूसरा विशेष्य, तो वो कर्मधारय समास होगा। और भी एक देखिए चंद्रमुख, यहाँ पर चंद्र और मुख, इसमें एक उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है और उसका विग्रह हो जाएगा चंद्र के समान मुख। तो इसमें क्या होता है कि उपमान उपमेय का मतलब है कि इसमें एक चीज जो है दूसरे की तुलना कर रहा है। जैसे यहाँ पर चंद्र और मुख दोनों की तुलना हो रही है एक दूसरे से, जैसे मुख की तुलना चंद्र से हो रही है। उसी तरह स्त्री धन में स्त्री की तुलना धन से हो रही है। इसलिए यहाँ देखिए चंद्र के समान मुख में चंद्र और मुख की तुलना हो रही है, दूसरे स्त्री रूपी धन में धन और स्त्री की तुलना हो रही है। तो ऐसा समास जहाँ पर आपको एक विशेषण और एक विशेष्य या फिर एक उपमान उपमेय मिले तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप देखिए। जैसे सुपुत्र, सुपुत्र में अच्छा है जो पुत्र, नीलकमल, नीला है जो कमल, लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। उसके बाद सज्जन, सत है जो जन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसमें और एक बात आप देख सकते हैं कि समास विग्रह का जो जिस तरीके से कर्मधारय समास का समास विग्रह होता है उसमें उसको लिखने का एक पैटर्न है। बीच में है जो ऐसे आपको लिखा रहता है। अच्छा है जो पुत्र, नीला है जो कमल, लाल है जो छड़ी, सत है जो जन। तो यहाँ
देख सकते हैं कि इसको विग्रह विग्रह को लिखने का एक पैटर्न है, तो इसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। अब देखते हैं द्विगु समास। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो कोई संख्या होता है, जैसे चौराहा, चौराहा है, चौराहा में आप देख सकते हैं पूर्व पद जो है वो संख्या है। चौ का मतलब है चार, तो एक नंबर है, और उत्तर पद में है राह, राह यानी कि रास्ता, और उसका विग्रह हो जाएगा चार राहों का समूह। तो समास पद का जो पहला पद होता है वो कोई नंबर होता है द्विगु समास में। और भी एग्जांपल देखिए, नवग्रह, नवग्रह में नव जो है पहला पद है जो कि एक नंबर है, नौ, नौ ग्रहों का समाहार। फिर त्रिशूल में देखिए, त्रि का मतलब है तीन, तीन शूलों का समूह। तो ऐसे आप देख सकते हो कि द्विगु समास का जो पूर्व पद है वो कोई संख्या होता है, और ऐसे हम आसानी से द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि सप्त सिंधु में 7 सिंधुओं का समूह, यहाँ पर 7 नंबर है और विग्रह से आपको पता चल जाएगा। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। तो सभी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि विग्रह में भी पहला वर्ड से आप पता कर पाओगे कि यह द्विगु समास है, क्योंकि हर विग्रह में पहला वर्ड नंबर है। फिर देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, राजा रानी, और इसका पूर्व पद है राजा और दूसरा पद है रानी। इसमें राजा और रानी दोनों ही पद प्रधान है और इसके बीच में और यूज हुआ है। समास विग्रह देखिए, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, दिन रात, दिन और रात, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे आसान जो है समास ये द्वंद्व समास ही है, क्योंकि इसकी पहचान हम कर सकते हैं क्योंकि समास विग्रह के बीच में और यूज होता है, तो काफ़ी आसानी से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और जो समस्त पद होता है उसमें भी हाइफन यूज होता है, जैसे राजा रानी में हाइफन यूज हुआ है, छोटा बड़ा में हाइफन यूज हुआ है। तो आसानी से आप इसको देखकर समझ सकते हो कि ये द्वंद्व समास है। कुछ और एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, लाभ हानि, लाभ या हानि, यहाँ पर या यूज हुआ है। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, आमतौर पर और ही यूज होता है, लेकिन कभी कभार या भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं। यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर में क्या है कि लंबा प्लस उदर, और इसका समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर ना तो लंबा प्रधान पद है ना ही उदर प्रधान पद है, यहाँ पर प्रधान पद है तीसरा पद यानी कि गणेश। तो यहाँ पर इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब है उदर का मतलब है नाक, यानी कि जिसकी नाक लंबी है वो कौन है, गणेश है। तो ऐसे हमको ये बात समझना है कि कोई भी ऐसा समास जिसका विग्रह में अर्थात देकर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया हो, तो उससे आपको यह समझ में आ जाता है कि वो बहुव्रीहि समास है। हर एग्जाम्पल में ही ऐसे ही दिया हुआ है, जैसे चक्रधर में चक्र प्लस धर, चक्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर अर्थात देकर कृष्ण की बात कही गई है। और यहाँ पर और एक तरीके से आप आसानी से बहुव्रीहि समास को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो विग्रह होता है उसमें स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जैसे कि चक्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब यहाँ पर ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ यानी कि गला नीला है, वो कौन है, शिव है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कंठ नीला है तो उसे हम शिव नहीं कह सकते, या किसी दूसरे भगवान का कंठ नीला है तो हम उसे शिव नहीं कह सकते। नीला, नीलकंठ सिर्फ शिव के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा वर्ड जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है, ऐसा विग्रह अगर आपको मिले तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, आनंद का मतलब है सिर। तो 10 सिरों वाला जो राक्षस है वो रावण है, ये सब जानते हैं।
लेकिन दशानन हम किसी और राक्षस को नहीं कह सकते जिसका सिर 10 हो। ये दशानन वर्ड सिर्फ रावण के लिए ही यूज होता है। ऐसे ही हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, मृगनयन मृग के समान नयनों वाली अर्थात स्त्री विशेष। तो ये सभी जो विग्रह होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए अव्ययीभाव समास जो पहले रह गया था, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अनुरूप, अनुरूप में पूर्व पद अनु एक अव्यय है। अव्यय का मतलब है ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अव्ययीभाव समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे बच्चा फुटबॉल खेल रहा है या फिर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोनों एग्जाम्पल में, दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि खेल जो वर्ड था वो कभी बदला नहीं, चाहे बच्चा हो, बच्चे हो या फिर बच्ची हो, किसी भी सिचुएशन में खेल वर्ड हमेशा खेल वर्ड ही रहा। तो ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उन्हें कहते हैं अव्यय। और यहाँ पर अव्ययीभाव समास का जो समस्त पद है उसका जो पूर्व पद है जैसे अनु, वो क्या होता है, अव्यय होता है, यानी कि ऐसा वर्ड जो कभी बदलता नहीं है। उसी तरीके से हर घड़ी शब्द का देखिए, हर पहला शब्द एक अव्यय है। यथाशीघ्र इसका होगा यथा और प्रतिमास इसका होगा प्रति। तो ये शब्द जो है ये अव्यय होते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। अनु हो गया, हर हो गया, यथा हो गया, कभी बदलेंगे नहीं, सेम टू सेम हमेशा इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अव्ययीभाव समास की पहचान कर सकते हैं। बाकी विग्रह वगैरह देख के हम इसकी पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि विग्रह काफ़ी अलग अलग है। जैसे अनुरूप में आप देख सकते हैं इसका विग्रह है समान रूप वाला, हर घड़ी में है प्रत्येक घड़ी, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, प्रतिमास हर मास। तो चारों विग्रह अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। तो हम सिर्फ विग्रह देख के अव्ययीभाव समास की पहचान नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने अव्ययीभाव समास को बिल्कुल लास्ट में रखा था, क्योंकि इसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे कि बाकी तत्पुरुष समास वगैरह में हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में जैसे कारक चिन्ह ने, को, से के लिए ये सब विग्रह में रहता है। और बाकी समास, एक में तो संख्यावाचक है, संख्या से हमको नंबर से पता चलता है। एक समास है जिसमें और यूज़ होता है बीच में। एक समास है जिसमें कोई मुख्य वर्ड रहता है, जैसे कि कृष्ण या गणेश, इस तरह के शब्द जो है अंत में रहते हैं। तो इन विग्रह से हमें आसानी से पता चल जाता है कि वह समास कौन सा है। लेकिन अव्ययीभाव समास में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो विग्रह है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे विग्रह अलग अलग तरीके से तैयार हुए हैं। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कि आरक्षण, आरक्षण के लिए है रक्षित किया हुआ, आजन्म जन्म भर, प्रतीक्षण हर क्षण, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। तो हर समास का विग्रह जो है, अव्ययीभाव समास का विग्रह, वो अलग अलग तरीके का है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देनी होगी। जैसे यहाँ पर एक समस्त पद है त्रिनेत्र और उसका दो विग्रह है, तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्र है जिसके अर्थात शंकर। यहाँ पर ये समास अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि तीन नेत्रों का समूह है वो हो गया द्विगु समास, और तीन नेत्र है जिसके अर्थात शंकर बहुव्रीहि समास। तो एक ही समस्त पद के दो समास हो सकते हैं, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में चार ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। मान लीजिए त्रिनेत्र समस्त पद आ गया, उसके चार ऑप्शन आ गए, तो उसमें से हो सकता है कि द्विगु समास वाला ऑप्शन दे या फिर बहुव्रीहि समास वाला ऑप्शन दे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ देंगे तो स्टूडेंट को तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि MCQ आएगा। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझना है कि ऐसे भी कुछ समस्त पद होते हैं जिसके दो दो समास हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपने देखा, एक तो हो गया द्विगु समास का एग्जाम्पल और दूसरा बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। इसके बाद और देखिए और कुछ एग्जाम्पल और कुछ अंतर हम लोग देखते हैं। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर आप देख सकते हो। यहाँ पर भी
ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीताम्बर, हालांकि यहाँ पर जो अंतर है वो बहुत ही कम अंतर रहता है और उस अंतर के आधार पर ही हम इसको पहचान सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है या फिर बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ देखिए क्या है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में क्या दिया हुआ है, पीत है जो अंबर, ये हो गया कर्मधारय समास। और पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। अब दो समास यहाँ पर है, अब इसमें से आपको समझना है कि कौन सा समास हो सकता है। इसके लिए आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि आपको विग्रह देखना होगा, विग्रह देखने से आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अंत में क्या होता है, जो मेन वर्ड है, जैसे कि हाँ विष्णु वगैरह, जो भी मेन वर्ड है जिसके बारे में समझाया गया है वो वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर पीत है जो अंबर, उसमें विशेषण विषय का संबंध है, अतः यह कर्मधारय समास है। लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कि मैंने कहा तीसरा पद यानी कि विष्णु, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। तो ऐसे आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ देखिए और एक है मृग नयन, मृग के समान नयन, जो कि कर्मधारय समास होगा। दूसरा है मृग के समान है नयन जिसके अर्थात स्त्री विशेष, बहुव्रीहि समास। तो दो दो समास किसी भी समासपद के हो सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ये एक अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आएगा। सिर्फ आपको ये समझ के रखना है कि कोई भी ऐसा समासपद हो सकता है जिसके दोनों समास हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मृगनयन का एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। इसके बाद देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी ऐसे हमको देखने को मिलता है, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। इसमें ये नंबर है, तीन संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। दूसरा तिरंगा, तीन रंगों वाला अर्थात राष्ट्रध्वज, ये बहुव्रीहि समास होगा। इसमें भी तीन है, लेकिन यहाँ पर हम नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में राष्ट्रध्वज वर्ड यूज हुआ है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज किया गया है, स्पेसिफिक मीनिंग के लिए यूज किया गया है। जैसे कि राष्ट्रध्वज क्यों तीन रंगों वाला अर्थात राष्ट्रध्वज है, यानी कि तिरंगा है। तो ऐसे आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी समासपद का दोनों ही समास हो सकता है। इसके बाद देखिए कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। तो कर्मधारय और द्विगु समास का भी ऐसे हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें ऐसा कोई समासपद मिल जाए जिसमें दोनों ही आ जाए। चौराहा, चार राह। यहाँ पर क्या है कि कर्मधारय समास है, यहाँ पर जो राह यानी कि जो रास्ता है, उस रास्ते की विशेषता बताई गई है कि वो रास्ता चार है, चार रास्तों वाला है। और चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये नंबर है चार, जिसकी वजह से ये द्विगु समास हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से दोनों के बीच डिफरेंस को पकड़ सकते हैं, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य से हम पता कर सकते हैं कि वह कर्मधारय समास है। जैसे राहे विशेष्य है और चार विशेषण है। और चौराहा द्विगु समास में हम क्या कर सकते हैं, नंबर से हम उसको पता कर सकते हैं कि वह द्विगु समास है। हालांकि आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा जिससे आप आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकेंगे और उसका सही आंसर आप निकाल पाएंगे। बाकी आप देखिए इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल भी है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये खासकर जो स्पर्श और संचयन जो बुक है, स्पर्श संचयन बुक से आपको यहाँ पर आएगा, जिनको आप देखना और समझ लेना। देखिए पाठ्यपुस्तक स्पर्श व पूरक पुस्तक संचयन से कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास, प्रतीक्षण, अवयभाव समास, सुबह शाम, द्वंद्व समास, गुल्ली डंडा, द्वंद्व समास। तो ये बहुत ही ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो है एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक स्पर्श और संचयन में यूज हुए हैं। इनका यूज हुआ है लेसन्स में, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इनको याद कर लेना है, क्योंकि याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सभी चीज़ें आपको आपके जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। समासपद भी आपको पता होना पड़ेगा, समास विग्रह जो है उसको भी आपको याद रखना होगा, और उसका जो भेद है
यानी कि कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है या कौन सा समास है, वो भी आपको याद रखना होगा। अब तीनों चीज़ें याद रखनी होंगी तभी जाके आप सही आंसर तक पहुंच सकेंगे। हो सकता है कि समास पद आपको आ जाए और विग्रह आपको ढूंढना है, 4 अलग अलग विग्रह दे दें और उसमें से सही विग्रह आपको ढूंढना है, तो उसके लिए आपको विग्रह याद रखना होगा। हो सकता है कि आपको फिर विग्रह आ जाए और समास पद आपको ढूंढना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, तो समास पद भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोनों आपको याद है तो फिर ये भी याद होना पड़ेगा कि वो कौन सा समास था, वो भी आपको याद होना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप क्या करें कि समास पद और उसका विग्रह ये आप याद कर ले। आपको ऐसे तो समझ में आ गया है कि कौन सा समास कैसे हम निकाल सकते हैं, तत्पुरुष समास हो या बहुव्रीहि समास हो या अव्ययीभाव समास हो, उसको कैसे पहचान सकते हैं, ये तो हम समझ गए हैं। लेकिन बेटर है कि आप जितना हो सके उसको याद कर ले। याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और तुरंत ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये इनको आप ट्राई करिए। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें विग्रह ना हो, सिर्फ समास दिया हुआ हो और डायरेक्ट पूछा गया हो कि कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो सकता है, यहाँ पर होगा, सोचिए एक बार, सोच के देखिए कि कौन सा समास हो सकता है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा देखिए घनश्याम, घनश्याम के लिए कौन सा हो सकता है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास, इसमें से कौन सा समास होगा, एक बार सोचिए। इसका विग्रह जिसको याद है वो कह सकेगा, सही अगर आपने पहचान लिया तो सही है, कर्मधारय समास। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं जिनको आपको देखना है और उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना है। इनके आंसर्स अगर आप निकाल पाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। आप कमेंट में भी दे सकते हैं उसके आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, उसका सही आंसर जो भी है आप लिखिए, ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 कोई भी ऑप्शन आपको जो सही लगता है वो लिखिए और ऐसे आप कमेंट करिए जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.